नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मोहन राकेश द्वारा लिखित वारिस इस कहानी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वारिस इस कहानी को। मोहन राकेश का ये कहानी संग्रह भी है, इस नाम से या इस शीर्षक से उनका एक कहानी संग्रह भी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी के प्रमुख पात्रों का परिचय हम देख लेते हैं। बाद में इस कहानी का विषय एवं इस कहानी की कथा वस्तु सारांश रूप में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में आता है मास्टर, जो कहानी का नायक जिसको हम कहेंगे। इस कहानी में जो मास्टर जी आए हैं उनका संपूर्ण चरित्र हमें इस कहानी में पढ़ने को मिलता है। दूसरा पात्र है लड़का, जिसको भाई बोला जा सकता है। एक लड़की जो बहन, भाई बहन को पढ़ाने के लिए आने वाले ये मास्टर जी हैं। तो एक लड़के के माध्यम से ये कथा चित्रित हुई है। पिताजी का भी एक जगह जिक्र आता है। तो ज़्यादा इस कहानी में पात्र नहीं है, कुछ 2-3 पात्रों को लेकर ये कहानी लिखी गई है। अब इस कहानी का जो विषय है, वर्तमान समय का जीवन बोध एवं मूल्यों को लेकर ये कहानी लिखी गई है। और ये कहानी उस मूल्यों को लेकर चित्रित हुई है जहाँ पर हम उस कहानी को यथार्थ चेतना को लेकर लिखी गई कहानी भी कह सकते हैं, जिसमें पारिवारिक संबंधों का निर्देश करने वाली कहानी है। अकेलेपन में जीने वाले एक व्यक्ति की कथा या एक इंसान की कहानी इसमें चित्रित हुई है। महानगरीय परिवेश में अकेलापन आजकल आम बात हो गई है, उसका बोध कराने वाली ये कहानी है। परंपरा एवं रूढ़ि से मुक्त जीवन जीने वाले एक नए व्यक्ति के रूप में, एक नए चेतना के रूप में चित्रित हुई ये कहानी है। तो चलिए कथा वस्तु हम शुरू करते हैं। वारिस इस अगर शीर्षक की बात करनी है तो वारिस यह शीर्षक एक प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। कहानी की शुरुआत मास्टर जी के सीढ़ियाँ चढ़ने से होती है, जिनके पैरों की आवाज़ खटखट या उनके आने का जो आभास है उससे होती है। उसका वर्णन लेखक ने काफ़ी जैसे सूक्ष्मता से किया हुआ है। मास्टर जी का आने का समय निश्चित था, लेकिन जाने का समय निश्चित नहीं था। घड़ी के कांटों पर मास्टर जी कविता बहुत ही बड़े उत्साह से पढ़ाते। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द जैसे बहुत ज़्यादा चमत्कार उत्पन्न करते या प्रभावी बनते या एक नई कविता के रूप में प्रस्तुत होते, कविता बनकर उभर कर सामने आते। कविता की पंक्तियाँ समझ आती है कभी उस लड़के के, और कभी कभी उसकी व्याख्या उसके समझ में नहीं आती। यहाँ एक लड़का और एक लड़की है जो भाई बहन हैं। दोनों को भी मास्टर जी पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन लड़का यहाँ जो अस्थिर है, अस्थिर कहने का मतलब जहाँ जिसको 1 घंटा पढ़ाने से अच्छा 2-2 घंटे पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बीच में वो शरारतें करते रहता है, अपने बहन को जैसे छेड़ना या कॉपी पर कुछ करना, इस तरह ध्यान लगाने के बजाय कुछ अलग काम करते हुए हमें दिखाई देता है। लेकिन लड़के के माध्यम से ही लेखक ने हमें ये संपूर्ण कहानी बताई हुई है। यहाँ लड़का वर्णन कर रहा है, लड़के के माध्यम से वर्णन, लड़का बता रहा है कि उसका जीवन उस मास्टर जी के साथ उसका अनुभव क्या था। ठीक है, यहाँ दोनों भाई बहन का मास्टर जी द्वारा पढ़ाया हुआ ध्यान से सुनना, उसके नोट्स लेना, अनुवाद करना आदि का वर्णन हमें मिलता है। मास्टर जी ज़्यादा समय पढ़ाने से भाई जो लड़का है हमेशा परेशान होता था। ये दोनों भी बच्चे मास्टर जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन पिताजी के पास वो बैठे थे तो उनको पता चल गया कि मास्टर जी के पास पैसे न होने का कारण, एक भी पैसा न होने के कारण बहुत तंगी है। और तंगी है, लेकिन वे किसी से खैरात में वो पैसा उधार लेना नहीं चाहते और अपना काम करके अपनी रोटी अपने कमाए हुए पैसों से खाना चाहते हैं। मास्टर जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में BL किया था। बंगला, पंजाबी, अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान मास्टर जी को रहता है और वो पढ़ा भी सकते हैं। पिताजी ने इन बच्चों के लिए उस मास्टर जी को लाया है और पिताजी ने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए कहा हुआ है। इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक गंदी जगह पर, ऐसा गंदी गली पर, ऐसा शब्द प्रयोग किया है लेखक ने। गंदी गली में 4 रुपये महीना किराए से एक कोठरी ली थी मास्टर जी ने और वहाँ पर वे किराए से रहने लगते थे। पिताजी ने ये बताया था कि मास्टर जी को बहुत पूछने पर भी उन्होंने कभी कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में
कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने बीएल करने के बाद प्रैक्टिस क्यों नहीं की। वे सिर्फ घर परिवार छोड़कर गेरुआ अर्थात भगवे वस्त्र धारण करके क्यों रहते हैं और क्यों आए हैं। बच्चों को सिर्फ इतना पता था कि वे जितना उत्साह से पढ़ाते, जितने उत्तेजित होकर पढ़ाते, उसी तरह वे पढ़ाकर चले भी जाते। एक दिन ऐसा ही समय था कि 3 बज गए थे, उनका ट्यूशन का टाइम हो गया था, पढ़ाने का समय हो गया था। मास्टर जी तो कभी देर नहीं करते थे, हमेशा वक्त पर आने वाले ये मास्टर जी हैं। पर बहुत देर तक मास्टर जी नहीं आए तो बच्चों को लगा कि चलो आज नहीं आए इसलिए आज छुट्टी लेगी, लेकिन ये बात कभी नहीं होती थी ऐसी। लड़के को बहुत खुशी होती है क्योंकि 4 महीने में मास्टर जी ने पहली बार छुट्टी ली थी। खुशी के मारे वह जो लड़का है अपने कॉपी में कुछ ड्राइंग करने लग जाता है। तभी उसकी जो खुशियाँ हैं चंद क्षणों के लिए थी, वो ख़त्म हो जाती है, जैसे उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। तभी मास्टर जी के सीढ़ियाँ चढ़ने की खटखट आवाज़ सुनाई दी, जिससे ये लोग सतर्क हो जाते हैं और उनको लगता है कि चलो अब मास्टर जी आ गए। चौंक भी जाते हैं और थोड़े से निराश भी हो जाते हैं। मास्टर जी हाँफते हुए आकर कुर्सी पर बैठ गए और 2 घूंट पानी पीकर कविता पढ़ाने लगे। लड़के ने देखा कि मास्टर जी का चेहरा पसीने से भीग गया था और सिर से पैर तक उसका संपूर्ण शरीर जो है मास्टर जी का काँप रहा था। कुछ देर चुप रहकर उन्होंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। आज उनकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी, बार बार उनका सिर झुकाना, चुप होना बच्चों को समझ आ रहा था, लेकिन मास्टर जी के सामने कौन बोले। मास्टर जी 1 सप्ताह तक उसके बाद में टाइफाइड से बीमार रहे। उन दिनों में लड़के के द्वारा लेखक ने कहा है कि उन दिनों में जब देखभाल का काम मास्टर जी का होता था वो लड़के पर सौंप दिया था। वैद्य जी के पास जाना, दवा जो कुछ है दवाई वगैरह लाना, उनको खाने के लिए देना या सूप वगैरह देना आदि काम वो लड़का करता था, जिससे लड़के का काफ़ी समय उस कोठरी में जाता था जहाँ मास्टर जी रहते थे। मास्टर जी अपने कंबल में लिपटे रहकर कराह रहे थे, जैसे टाइफाइड से बहुत बीमार थे। और मास्टर जी को देखकर लड़का उनको देखते ही रह जाता, कभी कभी परेशान हो जाता कि गली की गंदगी या उस कोठरे में जो छत्तर है या जो कुछ चीज़ें हैं उसको निहारते रहता है। वह जैसे वर्णन लेखक ने किया है कि जैसे शरीर का पूरा कूड़ा इस गली में डाला गया है और वो कूड़ा घर है, ऐसा कहा है। मास्टर जी के पास ज़्यादा सामान नहीं था, पर जो कुछ चीज़ें थी उसमें जो देखने की जिज्ञासा उस लड़के के मन में उत्पन्न होती है। मास्टर जी की आँख लगी थी तब तक लड़के ने वो सारा सामान देख लिया था। कुछ कपड़े थे, जो चंद कपड़े फटे पुराने, जो मास्टर जी के शरीर पर हमेशा इन लड़कों ने देखे हैं। किताबों में एक भगवद गीता, बाकी की सब किताबें बंगला में थी और कुछ कागज़ के पन्ने थे। तब तक मास्टर जी की आँख खुल जाती है। लड़के ने अपने हाथ के कागज़ घबरा कर रखने चाहे तो मास्टर जी ने उसे प्यार से पास बुलाकर उन कागज़ों को लाने के लिए कहा। तभी मास्टर जी ने उस लड़के की पीठ पर हाथ फेर कर कहा कि ये मेरी संपूर्ण ज़िंदगी की पूंजी है। और कुछ देर तक वे कागज़ अपने छाती से लगाए हुए वैसे ही लेटे रहे और कुछ सोचकर फिर उस लड़के से पूछा, जानते हो बच्चे, मनुष्य जीवन क्यों मिलता है या मनुष्य जीवित क्यों रहना चाहता है? लड़का ना में सिर हिलाता है। लड़के के कभी ये बातें समझ के बहुत परे थी क्योंकि समझ में नहीं आता कम उम्र में। मास्टर जी की बातें लड़के को अभी समझ नहीं आएगी, ये मास्टर जी को भी पता था और उस लड़के को भी पता था। जब मास्टर जी ठीक होकर फिर से इन दोनों को, भाई बहनों को पढ़ाने के लिए आते थे तो उन्होंने उसके साथ या अंग्रेज़ी के साथ कुछ बंगला भाषा भी सिखानी शुरू कर दी, क्योंकि बंगला सीखकर ही बच्चे मास्टर जी के विचारों को समझ सकते थे। 2 ढाई महीने के बाद भी बच्चों ने अच्छी तरह से बंगला नहीं सीखी जितने की अपेक्षा मास्टर जी कर रहे थे। मास्टर जी निराश हुए और उन्होंने बंगला सिखाने का जो विचार था वो त्याग दिया। मास्टर जी अनुवाद के लिए रोज़ एक विचार लिख कर देते थे। उनका कहना था कि अभी बच्चे उसका अर्थ नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकेंगे, लेकिन बड़े होने के बाद ये इस विचारों का अर्थ वे ज़रूर समझ पाएंगे। इसलिए इन कागज़ों को संभल कर रखने के लिए उन्होंने बच्चों को कहा। लेकिन बच्चों ने 6-8 दिन संभल कर वह रखे कागज़। बाद में आम बच्चों की तरह दोनों में लड़ाई झगड़ी जब भी होती थी तो बच्चे वो फाड़ देते थे। लड़का ज़्यादा शरारत करता था और दोनों में झगड़े होते थे। फिर मास्टर जी ने परीक्षा के पहले इनके एक को 18 और दूसरों को 14 पन्ने दिए थे। पिताजी ने अंग्रेजी का बी पेपर होने तक
मास्टर जी को पढ़ाने की बात की थी। उसके बाद मास्टर जी कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। जैसा उन्होंने कहा था उसी तरह वे अंग्रेजी के पेपर के दिन ही जाने का निर्णय लेते हैं। लड़के के सिर पर जैसे उस दिन आते हैं, लड़की के सिर पर हाथ फेर कर अपने जेब से एक लड़के को फिर अपने जेब से निकाल कर एक भूरे कलर की पेन निकाल कर देते हैं और कहते कि चलता हूँ कहकर भरी हुई आंखों से वहाँ से निकल गए। लेखक कहते हैं कि उन्होंने दी हुई पेन तो ख़राब हो गई थी, एक दिन बाद में वो खो भी जाती है, लेकिन वे मास्टर जी भी न जाने कहाँ गए थे पता नहीं, लेकिन उन्होंने निश्चय किया था कि वे गरुड़ चट्टी में कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद उसके आगे पहाड़ों में, घने पहाड़ों में चले जाएंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। इतना इन लोगों को पता था। यहाँ कहानी तो समाप्त होती है, लेकिन लेखक का जो विचार है, यहाँ वारिस एक प्रतीकात्मक है। कुछ चीज़ों के वारिस नहीं होते, कुदरत ही देखो, चमत्कार जहाँ जहाँ होते उनके वारिस नहीं होते, जिसमें ज्ञान, भाषा, विचार, व्यक्ति या आदतें हो सकती है। उस लड़के को जो मास्टर जी ने विचार दिए थे वो लड़का संभल कर नहीं, क्योंकि बच्चों की बाल भावना, बाल सुबोध भावनाएं हैं जो उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाए, उस ज्ञान को अर्जित करने में वो अक्षम थे और उसका वारिस वह लड़का बन सकता था, ऐसी शायद मास्टर जी की इच्छा थी, लेकिन वह हो नहीं सका क्योंकि भाषा की कठिनाई वहाँ आ जाती है और मास्टर जी के विचारों का कोई भी वारिस वहाँ नहीं बनता, अर्थात वहाँ के विचार वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि एक ज्ञानी और फक्कड़ व्यक्ति का चरित्र हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। बिना वारिस के जीने वाले व्यक्ति का जीवन, बच्चों की बाल संवेदनाओं का चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोहन राकेश द्वारा लिखित ये वारिस, यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रहना नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।